हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि हमने BRL 002 के यूनिट 1 की वीडियो स्टडी पॉइंट में अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लेना। कोई क्वेश्चन हो उस चैप्टर रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। तो आज हम हाजिर हैं आपके सामने वापस। आज हम हाजिर हैं यूनिट 2 BRL 002 के साथ। मतलब आज यूनिट 2 पढ़ेंगे हम BRL 002 का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग शॉपर एंड शॉपर्स बिहेवियर। तो बेसिकली ये वीडियो भी अच्छी खासी मतलब 40 मिनट के आसपास की है। ये वीडियो 40 मिनट के आसपास है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या फिर कुछ समझ ना आए वीडियो में, तो प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन पूछ मतलब आपकी इस वीडियो में ऐसे इस चैप्टर में आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, या फिर जो मैंने समझाया उसमें कुछ समझ ना आया, कुछ कुछ क्वेश्चन हो या कुछ क्वेरी हो, जाके प्लीज़ पूछना कमेंट सेक्शन में। तो हम जब तक सीधा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो यूनिट 2 है, इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग शॉपर्स एंड शॉपर बिहेवियर। तो बेसिकली आपको नाम से पता लग गया होगा कि ये चैप्टर डील किस में करता है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम इसमें ये पढ़ेंगे कि हम क्यों मतलब शॉपर्स को कैसे पढ़ते हैं, और शॉपर्स को क्यों पढ़ते हैं, और शॉपर्स को पढ़ना क्यों जरूरी होता है कि, और उनके बिहेवियर्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है। शॉपर्स बता दूँ मैं क्या होता है। शॉपर्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है। शॉपर इज़ अ पर्सन हु परचेज द गुड। जो हमारे क्या होता है शॉपर्स, यहाँ पे हमने और द शॉपर इज द पर्सन हु सेल द गुड, हमने दोनों के लिए, एक के लिए शॉपर और एक के लिए शॉपर वर्ड यूज़ किया है। मतलब जो सामान लेता है उसके लिए भी, जो सामान बेचता है उसके लिए शॉपर्स यूज़ किया है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो अंडरलाइन पॉइंट्स किए हैं अपने, वो मैंने अंडरस्टैंडिंग से लेके बिहेवियर तक किया है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है। अंडरस्टैंडिंग से लेकर बिहेवियर तक। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर शॉपिंग बिहेवियर सच एज वाई दे बाय एट वट इंटरवल्स एंड वट आर द लेवल्स ऑफ मोटिवेशन टू बाय, हाउ टू इनहेंस द कंज्यूमर एंड आंसर सच क्वेश्चन इमर्जिंग द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं कि मतलब जो कंज्यूमर होता है ना, वो वाई दे बाय मतलब वो सामान क्यों लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, वाई दे बाय, वो सामान क्यों चाहिए, मतलब हाँ क्यों, और वो एट वट इंटरवल्स मतलब कितने समय पे वो सामान लेते रहते हैं। जैसे कि हमें क्या चाहिए, ऐसे मुझे चाहिए पेन, मैं स्टूडेंट हूँ, पे पेन, तुम्हें पेन क्यों चाहिए, स्टडी के लिए चाहिए, वाई दे बाय स्टडी। एट वट इंटरवल मतलब मेरा एक पेन 10 दिन चलता है, तो मैं 10 दिन पे बाबा दुकान जाता रहता हूँ, तो वेट इंटरवल, वट इंटरवल। तो जो मेरा कंज्यूमर जो सेलर होगा वो समझ जाएगा 10 दिन पे हमेशा पेन लेने आता है मुझसे, है ना। पेन लेता हूँ मैं, मेरी पेन 10 दिन में चलता है, तो मैं हर दिन 10 दिन बताता हूँ उससे पेन लेने के लिए, है ना। एंड वट आर दी लेवल ऑफ मोटिवेशन टू बाय, और मेरे कौन कौन से मोटिवेशन है लेवल टू बाय। मतलब जैसे मैं सैलो का पेन यूज़ होता है एग्जाम्पल, तो मैं सैलो से क्यों मोटिवेशन कि मैं सैलो का पेन यूज़ कर रहा हूँ। मैं रेनॉल्ड का पेन तो यूज़ कर सकता हूँ ना, रेनॉल्ड भी तो पेन बनाती है। तो मेरा लेकिन जो क्या है, मेरा जो वो है रेनॉल्ड, मतलब मेरा जो सैलो की पट्टी क्या है, मोटिवेशन है, जो मोटिव पट्टी है वो कुछ ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, है ना। सिंपल मतलब इतना हुआ ना इसका। उसके बाद आता है हमारी फिर उसका जो मेन लाइन है, एंड आंसर ऑफ सच जस्ट इमर्जिंग टू, और जो 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 ये हमने पॉइंट पढ़े हैं इन सभी का जो समूह आंसर है उसको कहते हैं हम द स्टडी ऑफ स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर बिहेवियर के पढ़ने की स्टडी कहते हैं हम इसको। इसमें इतना ही था इंट्रोडक्शन में, इतना मैंने अंडरलाइन किया। इसके बाद मैंने पीछे 5-6 पॉइंट अंडरलाइन किए हुए हैं, वो बुक में से पहले ही हाईलाइटेड है, तो मैं आपको चलो वो भी दिखा देता हूँ। ये रहे जो मैंने पूरा मतलब इसको जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो मैंने सारे पॉइंट इसमें, तो क्योंकि एक एक लाइन है तो मैं सारे पॉइंट अंडरलाइन किया, पूरा अंडरलाइन किया ये मैंने, ये पूरा अंडरलाइन किया, ये पूरा अंडरलाइन किया, ये मैंने पूरा अंडरलाइन किया। कंज्यूमर ओरिएंटेड बेसिकली वेयर द रिटेलर स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर आर बाइंग द ट्रेंड और फुलफिल दोज नीड। बेसिकली जो रिटेल फैक्टर होता है, रिटेलिंग प्लस सेक्टर होता है, ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है। इसमें ना डिटेल को स्टडी करवाई जाती है कंज्यूमर बिहेवियर की, कि वो कौन से बाइंग ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, और वो उनको देखते रह जाता है कि वो कौन क्या सामान बाय करना चाहते हैं। और फुलफिल मतलब अगर हम पता नहीं कर पाएंगे उनको ये चाहिए, तो उनको हम अच्छा सामान दिखा नहीं पाएंगे, उसके बाद अच्छा अल्टरनेटिव दिखा नहीं पाएंगे, और उसके हम अच्छा सामान दिखाएंगे, अच्छा अल्टरनेटिव दिखाएंगे, तो ये तो हम कर पाएंगे ना उसको, मतलब क्या फुल सेटिस्फाइड कर पाएंगे। तो पहला है कंज्यूमर ओरिएंटेड। फिर आता है गोल ओरिएंटेड। द रीडर हैज़ अ क्लियर गोल टू अचीव पर दी अचीवमेंट गिवन बाय फॉर्मेटेड स्ट्रेटजी। जो हमारा रिटेलर होता है वो बिल्कुल फिक्स क्लियर गोल होता है, उसके पास टारगेट भी क्लियर होता है, गोल भी क्लियर होता है कि उसे अचीव करना है फॉर्मेटेड स्ट्रेटजी। जो उसने स्ट्रेटजी बनाई है सामान को बेचने की, किसको, जो रिटेलर है दुकान पे आया इसके,
1% ये कंज्यूमर। तो वो रिटेल चाहता है अपनी जो भी जिसने भी अपनी वो स्ट्रेटजी बनाई है उसको फॉलो करके दुकान से जो बाहर भेजे तो कुछ ना कुछ सामान लेके भेजे, परचेज करवा के भेजे कुछ दुकान से बाहर। उसका था वैल्यू ड्राइवन अप्रोच। द डिटेल मेक्स अ केयरफुल स्टडी ओवर द वैल्यू ऑफ द गुड्स टू बी सोल्ड इन रिसेप्शन इन द कंज्यूमर माइंड, प्राइस, क्वालिटी, प्लेस, गुड एंड इम्पोर्टेंट। बेसिकली इसमें हम कहते हैं कि जो सामान बेचते हैं उसके अच्छी मतलब सही दाम लगाते हैं, नहीं कि गलत दाम लगाते हैं, क्योंकि प्राइस और अच्छा सामान क्वालिटी और क्वांटिटी सामान प्रोवाइड करना किसको, रिटेलर को, कंज्यूमर को, ये बहुत मेन रोल प्ले करता है। यहाँ पर लिखा है ना, प्राइस एंड क्वालिटी प्लेस एंड इम्पोर्टेंट रोल है, मतलब प्राइस और जो क्वांटिटी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट्स। तो कोऑर्डिनेटिव इफेक्ट्स, अर्ली एक्टिविटी विद द रिटेल स्पेस इन अलाइन विद द गोल टू मैक्सिमाइज इन्फेंसिव इन सर्विस टू कंज्यूमर ड्राइव वैल्यू। बेसिकली इसमें क्या है, कोऑर्डिनेटिव इफेक्ट जो एक्टिविटी हम पहले रिटेल स्पेस में यूज़ करते थे वो हमारा गोल था मैक्सिमम इन्फेंसिव का, लेकिन अब हम सर्विस से कस्टमर ड्राइव करते हैं वैल्यू का। मतलब हम क्या चाहते हैं, जो हमने पढ़ा था ना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था, PR01 में आपको याद हो, हमने पढ़ा था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो उसमें लिखा आता है कि मतलब हम जो एक्टिविटी भी रिटेल स्पेस पे करते हैं तो हम पूरा एरिया का फुल यूज़ लेके, फुल मतलब जो एरिया में जितने में 100 गज का ज़मीन है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे 100 गज में दुकान खुली हुई है, हमने 100 गज में दुकान खोली है, तो हम पूरा 100 गज का सामान दुकान लेके चलेंगे, 80 गज का सामान लेके नहीं चलेंगे। मतलब हाँ, और फिर फैसिलिटी एफिशिएंसी इन सर्विस द कंज्यूमर एंड ड्राइव वैल्यू, और जो अच्छी मतलब एफिशिएंसी सर्विस प्रोवाइड करना कस्टमर को ड्राइव वैल्यू, बेसिकली इतना ही था। फिर आता है इसमें डिटेल एक्टिविटी। जो डिटेल एक्टिविटी है मैंने सीधा यहीं पे किया कि डिटेल की एक्टिविटी क्या होती है, जो मैंने आपको BR1 में पूरा सही से समझा रखा है। अगर जिन्होंने BR1 की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आकर BR1 की वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बहुत ईजी होगा इसे समझने के लिए। तो हमारे आते हैं ब्रेकिंग वैल्यू। ब्रेकिंग वैल्यू यहाँ से, ब्रेकिंग वैल्यू इज अ ड्राइव डिफरेंट फ्रेंच वर्ड रिटेलर्स एंड कट द पीस ऑफ, मतलब इसका यही है कि मतलब एक सामान को लंबा लाना, लंबा मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी लाना। जैसे मैं 100 किलो आटा ले आया, 100 kg, तो जो गरीब है जिस पे ज़्यादा पैसे नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है ना, जो गरीब है जिस पे ज़्यादा पैसे नहीं होंगे वो 100 किलो आटा ले नहीं पाएगा, भाई इस पे से पैसा सुना है, तो वो क्या करेगा 10-10 किलो उसे 10 किलो आटे चाहिए होगी 10 लोगों को, जैसे 1 2 3 4 5, तो ऐसे एक इसको 10 किलो आटा चाहिए, 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 लेकिन वो 100 किलो ले नहीं पाएगा। तो रिटेलर जो होता है, जो 100 रिटेलर बोलते हैं 100 किलो आटा तो लाते हैं, फिर उसको ब्रेक को ब्रेक करता है, जो ब्रेकिंग बोलते हैं ना, मतलब 100 किलो को 5 किलो में बांट देता है, 10 किलो के पैकेट में बांट देता है। जो आप दुकान पर देखोगे ना, जो 5-5 किलो के पैकेट पैक होते हैं, 10 किलो के पैकेट पैक होते हैं, और कई तो 1 2 3 4 5 6 किलो ऐसे भी किलो बेच देते हैं ना। तो उसी को मतलब 100 किलो का आटा लाया, फिर उसे ब्रेक में बल्क करके किनको, कंज्यूमर को 10 किलो प्रोवाइड करते, 10 किलो प्रोवाइड करते, 10 किलो प्रोवाइड करते, 10 किलो प्रोवाइड कर दिया, 10 किलो प्रोवाइड कर दिया, और जो 1 किलो लेना आएगा उसको 2 1 किलो तोल के दे देगा। तो मेन काम तो इतना कि वो बल्क को क्या करता है, ब्रेक करता है। फिर होल्डिंग स्टॉक, तो होल्डिंग स्टॉक बताइए क्या होता है। रिटेलर ऑल्सो ऑफर द सर्विस ऑफ होल्डिंग स्टॉक, द मैन्युफैक्चर इन्वेंटरी अलाउज द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स to the consumer, the public distribution system. Example essential could necessarily stock in the manufacturing retailer of the benefit of keeping smaller secondary sturdy replacement with the can with the budget and month. Basically जो रिटेल होता है वो अपना स्टॉक को भी होल्ड करके रखता है ना। जैसे कि आपने इसमें एग्जांपल देखा PDS का, PDS जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहा है, जैसे हम किस मतलब एग्जांपल ऑफ हाउ इनिशियल कंज्यूमर्स लाइक शुगर एंड जो क्रोसिन जो ऑयल मिलता है ना PDS के अंदर आपको, तो वो अपना स्टॉक पहले ही जो अपना स्टॉक होता है ना उनका, वो पहले ही स्टॉक कर लेते हैं, मतलब स्टॉक को वो स्टॉक कर लेते हैं। और स्टॉक का मतलब स्टॉक यहाँ पे करने का मतलब होता है कि जो वो सामान लाए उसको वो अपना पहले ही क्या करते हैं, जमा कर लेते। जैसे वो लाए 100 किलो चीनी, तो 100 किलो चीनी को पहले स्टॉक करके रखते हैं अपने पास, अपने गोदाम में, अपने स्टोर में, कहीं पे भी। तब जब उसकी डेट आती है डिलीवरिंग की, तब वो 100 किलो चीनी को बाहर निकाल के क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें, पीपल्स में, और पैसे लेके जो भी वो क्या आता है एडिशनल सर्विस। एडिशनल सर्विस तो बहुत सारी होती है किसकी, रिटेलर की। हाँ, प्रोवाइड्स प्रोडक्ट्स गारंटी आफ्टर सेल सर्विस एंड handling the consumer grievance and some service add the value to the product of the retail point।
बेसिकली गारंटी प्रोवाइड करता है आफ्टर सेल्स की, मतलब कि सर आपका सामान अच्छा चलेगा, अच्छा सामान नहीं चलेगा तो आप हमसे आगे कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका रहती है कि ये क्या करता है, ये बेसिकली आफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रोवाइड करता है, हैंडलिंग द कंज्यूमर। बेसिकली आप कुछ सामान ले गए, एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक वॉशिंग मशीन मेकर से दुकान से ले गए, तो आप घर ले गए इसको अपने, आप इसको घर ले गए अपने, तो लेकिन आपने फिर हमें कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, आपका वॉशिंग मशीन ठीक नहीं चल रहा, जबकि वॉशिंग मशीन ठीक ही है, उनको पता नहीं है ठीक, क्योंकि उनको ऑपरेट करने में दिक्कत आ रही है। तो हम आफ्टर हमारे यहाँ पे क्या है, हम क्या बोलेंगे, ऐसे हम तो ये नहीं बोल देंगे ना कि जिस कंपनी का उस कंपनी से बात करवाओ, जाके मतलब ले जाओ, हम उनको बोलेंगे आपने हमें कॉल किया है, अच्छा चलिए आप हम बताइए आप क्या कर रहे हैं, मतलब उसको प्लग में ऑन किया है, फिर उसे हम बताएंगे कि अपने प्लग में ऑन करिए, वहाँ पर स्विच बटन ऑन ऑन दबाइए, फिर प्रोग्राम गाइड होगा, तो फर्स्ट टाइम आपको प्रोग्राम गाइड में सेटअप करना पड़ेगा। तो ये सारी सर्विस हम आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसको, कंज्यूमर को। फिर रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर एंड रोल इन सर्विस रिटेलिंग, ये काफ़ी मतलब छोटा सा टॉपिक लेकिन मेन है। इसे मैंने यहीं से इसमें यहीं तक मैंने डिटेल तक को अंडरलाइन कर रखा है अपनी बुक में, आप भी कर लीजिएगा अपनी बुक में डिटेल तक क्यों। इसमें लिखा हुआ है लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिसीजन बिटवीन द कंज्यूमर एंड शॉपर। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कस्टमर क्या होता है और एक शॉपर क्या होता है। अब कस्टमर इज समवन हु नेसेसरी टू बाय फ्रॉम रिटेलर, कस्टमर वो होता है, कस्टमर और शॉपर में डिफरेंस करेंगे सबसे पहले हम। तो कस्टमर वो होता है जो पक्का सामान लेगा, फिक्स है कि सामान लेगा ही लेगा, इसको नीड है जब इस दुकान में घुसा है, एक कस्टमर है। और शॉपर होता है हाउएवर शॉपर आज समवन मे नोट ऑफ मे हाँ मे और मे नोट मे और मे और नोट बाय टू फ्रॉम बाय रिटेल। बेसिकली शॉपर होता है जो घूमने के लिए ऐसे आप दुकान में आते हैं, ये मे मतलब ले भी सकते हैं और मे नोट ये सामान ले भी नहीं सकते हैं। मतलब जैसे हम उनको सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे हम इनको डील करेंगे, ये वैसे अपने आप को ढाल लेते हैं ऐसा रिटेल की दुकान के अंदर, कि मतलब कि उनको मतलब सामान लेना है नहीं लेना, वो हमारे सर्विस को देख के लेते हैं, हमको कुछ ज़्यादा सामान अच्छा लगे तभी सर्विस लेते हैं। तो फिर इसमें आप जाइए ऐसे इन जाएगा, इसमें 5 पॉइंट बुलेटिन में लिखे हैं। तो नीड टू टच एंड फील द प्रोडक्ट एंड बाइंग इट्स अलाउ द सोशल इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटी कंपेयर टू ब्रांड, वहाँ पे इंस्टिंक्टिंग टू बाय अप लुक फिजिकल फील एंड प्रोडक्ट्स सच एज चॉकलेट्स स्नैक्स एंड मैगजीन्स। कस्टमर ऑल्सो लुक द एम्बियंस ऑन convenience in shopping हाँ consumer money drives the economy and retail in where the consumer spend their money such as boutiques, restaurant, discount store and e-tailings. Consumer shopping behavior it can be understood by analyzing the factors such as demographic, psychology and lifestyle and हाँ। तो बेसिकली जो ये सब जो पॉइंट लिखे ना, ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, जैसे जो मैंने पढ़ा उसके बाद से आपको समझ आ चुका होगा क्या कह रहा है, और आपको जैसे समझ में पढ़ सकते हैं, बस रीड मान लीजिए, कोई इससे ज़्यादा समझने की दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है लास्ट वाला जो मेन है, कंज्यूमर शॉपिंग कैन बी एनालाइज इन दी फैक्ट सच एज डेमोग्राफिक के बेस में कंज्यूमर समझता है, साइकोलॉजी फैक्टर में और लाइफ स्टाइल बेस में। ये तीनों फैक्टर मैंने आपको BRS 01 में समझा रखे हैं, इनको मैं आपसे आगे समझाऊंगा, चैप्टर में आगे होगा तो समझा दूंगा, लेकिन मैंने आपको BRS 01 में समझा रखे हैं। तो हम फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे नया टॉपिक 2.3 कंज्यूमर शॉपिंग बिहेवियर पैटर्न्स। तो मैंने इसमें मतलब हाँ वो आ गया ना, तो मैंने इसमें शुरू में इसमें पॉइंट है बहुत ज़्यादा, तो मैंने पॉइंट को अंडरलाइन कर रखे हैं और शुरू में मैंने इतना अंडरलाइन किया हुआ। इसमें लिखा है कंज्यूमर बिहेवियर फॉलो नो फिक्स पैटर्न्स अकॉर्डिंग टू बिहेवियर सेंसिटिव एंड इट therefore very difficult to map. However, it's essential economics the study on how customers make decisions for their resources like time, money and efforts to buying यूजिंग डी डिस्पोजिंग गुड्स एंड सर्विस। बेसिकली कंज्यूमर स्टडी होता है इतनी ईजी नहीं है, तो मतलब इतना ईजी नहीं होता इसको प्रिडिक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ईजी हो प्रिडिक्ट करना ऐसा नहीं है, ये हार्ड है। और बेसिकली काफ़ी तौर पे क्या होता है, काफ़ी तौर पे जो होता है ना जो कंज्यूमर शॉपिंग करता है, हाउ इज इनिशियल इकोनॉमिक्स दे स्टडी हाउ कंज्यूमर मेक डिसीजन टू फॉर डिसीजन लाइक टाइम, टाइम देख के उस पर कितना टाइम है और दुकान कितनी दूर है, मनी किस मनी कितनी सी बजट कितनी है, एंड एफर्ट्स फॉर बाइंग कि उसे कितना एफर्ट पे करना पड़ रहा है सामान को बाइंग करने के लिए, एंड एंड यूजिंग डिस्पोज और उसको यूज़ करने के लिए और डिस्पोज करने के लिए गुड्स को कितना एफर्ट बाइंग। जैसे कि मैंने सोचा कि मेरे पास एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एग्जांपल से, कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 मैंने साइकिल ले ली। हाँ, तो मैं वो लास्ट पॉइंट समझा रहा हूँ डिस्पोजिंग गुड सर्विस। तो
हाँ, एफर्ट्स फॉर डिस्पोजिंग गुड्स एंड सर्विस। 10,000 की मैंने साइकिल ली गेयर वाली, तो लेकिन उसमें जान तो लग रही है मेरी बहुत ज़्यादा, 5 लाख जान लगेगी नहीं लगेगी। और मैंने जहीं पे 10,000 रुपये लेके सेकेंड हैंड स्कूटी ले ली। हम्म, तो जो मेरा एफर्ट्स है इस गुड्स के प्रति, मतलब स्कूटी के प्रति तो जान मेरी कम लग रही है, बड़ा जब इस पेट्रोल चलते जान लगती ही नहीं है, क्या जान लगी है इसमें। तो ये हमारे मतलब बेसिकली इसमें हमारी जो क्या है एज़ कम्पेयर टू साइकिल, इसमें हमारी कम जान लग रही है। तो हम कई लोग जो मतलब चाहेंगे जान कम लगे, वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे किसको, स्कूटी को। और जो लोग चाहेंगे मैं फिट रहूँ, एक्सरसाइज रहूँ, वो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे साइकिल को। फिर आता है पर्सनल फैक्टर्स। कौन से पर्सनल फैक्टर जो इफेक्ट्स करते हैं वो हमारे प्लेइंग रोल प्लेइंग में, मतलब उसमें सामान को प्ले करने में, लेने में। तो फिर पहले आता है पर्सनैलिटी की, और पर्सनैलिटी को सामान सूट करता है। रोल प्लेइंग, जो हमारी लाइफ में जो लोग हमारे वो रोल मॉडल होते हैं, जो रोल प्लेइंग करते हैं हमारी लाइफ में, हम कई बार उनको देख के फॉलो करते हैं। बेसिकली डाइवर्सन, डाइवर्सन इट कैन बी डाइवर्सन कंज्यूमर मेक डेली रूटीन इट वन जनरेशन विजिट अ मॉल शॉपिंग सेंटर इट डाइवर्सन शॉपिंग नॉट यूजली इज नॉट योर यूजुअल शॉपिंग एरिया। बेसिकली डाइवर्सन इट्स कैन बी था लिखा है, तो ऐसे कि ये होता है जो हमारे डेली रूटीन में नहीं होता। यहाँ पे हम ये बेसिक ये हमारे मतलब इज ए टाइप ऑफ मॉल, तो छोटे छोटे मॉल में आते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली डेली नहीं जाते शॉपिंग करने के लिए, यहाँ पे हम कई बार ये हमारे घर से बेसिकली दूर होता है शॉपिंग एरिया, शॉपिंग नॉट यूजली शॉपिंग एरिया। हाँ, बेसिकली यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। फिर आता है सेल्फ जनरेशन। सेल्फ जनरेशन शॉपिंग में बी मोटिवेट इन एक्सपेक्टेड इन यूटिलिटी कंजप्शन ऑफ द यूटिलिटी बाइंग प्रोसेस इट सेल्फ दैट्स द इमोशनल स्टेट एंड मूड एंड एक्सप्लेन द हाउ समवन शॉप। बेसिकली हमारे मूड पर डिपेंड करता है कि कैसे कि हम सामान परचेज करते हैं, कैसे हम गुड्स परचेज करते हैं। हाँ, जैसे कि लिखा है मूड एंड मे एक्सप्लेन बाय समवन टू बाय व्हेन वाई और व्हेन और समवन टू शॉप। जो हमारा सब कुछ मतलब बेसिकली मूड पे डिपेंड करता है, हम हमारे इमोशंस के साथ स्टेट कनेक्ट होता है। फिर ये क्या आता है रनिंग ऑफ न्यू ट्रेंड, जो बेसिकली न्यू ट्रेंड रनिंग करती है। जैसे न्यू ट्रेंड आता है मार्केट में, तो उनको फॉलो करके। फिर आता है फिजिकल एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व द कंसिडरेशन अमाउंट एक्सरसाइज टू बी व्हेन यू गो फॉर अ वर्क यू वुड बी कंप्लीट योर शॉपिंग। बेसिकली जैसे हम कई बार चले गए वॉक पे, अब देखे दुकान खोली यहाँ पे, तो अब कई बार दुकान से सब सामान ले लेते हैं, है ना वो। फिर आता है सेंचुरी stimulation provide essentially benefits such as touch the feel and merchandising leading the music and fragrance or adjacent multi-brand blog shop lifestyle etc strategy positive the perfume the project entry and the bills of this interesting basically तुम ना कंज्यूमर को म्यूजिक प्रोवाइड कर देते हैं दुकान में, ऐसे म्यूजिक का ट्यून प्रोवाइड करते हैं, मतलब दुकान में चला रखा होता है, उसकी ट्यून अच्छी होती है जिसको लोगों में उनको रिलैक्स मिलता है। हमने फ्रेंग्रेंस सेंट मारे होते हैं दुकान में हर जगह, जिससे लोग अच्छा लगेगा, अच्छा लगता है खुशबू सूंघने में। तो फिर आता है सोशल फैक्टर। वो पहले जो हमने पढ़ा वो फिजिकल फैक्टर थे, अब सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आता है ये हमने पूरा बियाला जीरो हमने पढ़ा हुआ है। सोशल एक्सपीरियंस आउटसाइड होम, जो हमारे घर के बाहर लोग कौन से कल्चर यूज़ करते हैं, लोग कैसे सामान यूज़ करते हैं, उसको देख के। कम्युनिकेशन विद सेमलेंट, जैसे हमारा कम्युनिकेशन जो हमारा किन इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। बेसिकली हम बंगाली लोग में ज़्यादा रहते हैं, फिर हम बिहारी लोग में ज़्यादा रहते हैं, तो बेसिकली हम बंगाली और बिहारी समाज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। फिर peer group attraction center may also provide in meeting place where we member of the gathering। बेसिकली यहाँ पे हम कई बार ग्रुप में मिलते हैं लोगों से, तो जो हमारी मीटिंग होती है, फिर जो हमारे गैदर में होता है, तो वो कौन सा कल्चर फॉलो करता है कि हम उनको देख के अपना सामान को चेंज करते हैं। स्टेटस एंड ऑथोरिटी, जो हमारा स्टेटस और अथॉरिटी को मैच करे, फिर हम उसके अकॉर्डिंग सामान लेते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा pressure bargaining। Pressure bargaining, the current organization retailing has taken away the sale of women, removing the bargaining interest in the shopping enjoyment in the gaining and the lower price in the बेसिकली इसमें हम ना अपना वो क्या करते हैं, पहले सामान की प्राइस कम लगती था कि जो लेडीज़ लोग आएँ जो वो ज़्यादा क्या ना करे, क्या बार्गेनिंग ना करे, लिखा है ना प्रेशर बार्गेन। हाँ, तो फिर उसका हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर इफेक्टिंग कंज्यूमर शॉपिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये मैंने आपको बता रखा है ऐसे आपको ब्याज 01 में। सबसे पहले में डेमोग्राफिक फैक्टर यूनिक पर्सन इन द विच इन्वॉल्व इन फैक्टिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग और बाइंग हु इज द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑल स्टोर ऑफ फोकस थीम सेल्फ ऑन रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट बेस्ड on factors such as age, income, family size, gender, occupation. For example, a design store apples in usually located in upper market shopping center mall. It cannot be success in low income residential। बेसिकली डेमोग्राफिक जो हमारे आसपास के एरियाज को उसको देख के फैक्टर, जैसे कि
हमारे जो आसपास के एरिया वो किस चीज़ की मतलब डिमांड करता है। बेसिकली पहले तो हमारी एज क्या है, हमारी जो मतलब एज के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, फैमिली साइज के अकॉर्डिंग, जेंडर अकॉर्डिंग, और ऑक्यूपेशन क्या है, हमारे ज़्यादा पैसे कमाने वाले हैं, कम ऑक्यूपेशन। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि हम अच्छा खासा मॉल खोल लेंगे अब कपड़ों का, मतलब जो महंगे महंगे अच्छा मॉल, तो मतलब महंगे कपड़े बेचेगा ही बेचेगा, और उसको हम मॉल खोल लेंगे किस में, लोकल एरिया में खोल, तो चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा, क्यों? आप लोगों की इनकम हाई नहीं होगी, ज़्यादा मॉल में वो प्रेफर नहीं करेंगे शॉपिंग करना। सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारे मतलब हमारे अंदर से साइकोलॉजिकल फैक्टर से कनेक्ट होता है। सबसे पहले इसमें आता है मोटिव। हाँ, मोटिव क्या है इसमें? सबसे पहले मोटिवेशन इज द पर्सन द बाइंग द नीड एंड द हेड एंड द मेडिसिन इज जस्ट मोटिवेशन द नीड टू बी हेड एंड इन क्लॉथ मेडिसिन फोन। बेसिकली जिस चीज़ को हमें यूज़ करके मोटिवेशन मिलता है, बेसिकली मोटिवेशन होता है ऐसे। वो मोटिव इज द प्रिस्क्रिप्टिव फॉर एनी एक्शन दिस इंक्लूडिंग बाइंग इन दी सिम्युलेटली। जो हमारी नीड होती है ना बेसिकली सिम्युलेटली उसको परचेज करने के लिए, इफ़ यू हैव अ हेडेक बाइंग अ मेडिसिन इज अ मोटिवेशन। अगर हमें सर दर्द हो रहा है और हमें दवाई चाहिए, हाँ, वो हमारी मोटिवेशन है। सिंपल सी बात है। द नीड टू भी हैव लेटेस्ट फैशन, हमें नया लेटेस्ट फैशन में रहना है, क्लॉथ हमें नहीं चाहिए, हमें नए मोबाइल चाहिए, जिनको इनको हम अपने आप को बेसिकली डेली लाइफ में टू अपडेट करने रखते हैं, इनसे हमें मोटिवेशन मिलती है। फिर प्रिसेप्शन आता है, फिर लर्निंग आता है, जिसमें एटीट्यूड आता है। बेसिकली प्रिसेप्शन इज द प्रोसेस कंज्यूमर अटैच द मीनिंग ऑफ द इनकम इन सुटेबिलिटी इन अ प्योर picture of person place object the similarity in the examination to five sense the sight on taste and touch and smell the consumer feels what he see hear feel and बेसिकली में टेस्ट लिखा है ना, बेसिकली क्या इसमें लिखा है कि वो अपना पूरा क्या स्मेल टच और टेस्ट करके लेता है बेसिकली किसी प्रोडक्ट को, हियर करता है बेसिकली फील एंड टच स्मेल करता है प्रोडक्ट को। फिर आता है रनिंग कि जिस प्रोडक्ट से हमें बेसिकली कुछ रनिंग को, फिर एटीट्यूड जो हमारा एटीट्यूड है उस सामान के प्रति वो। फिर इन्वायरमेंट फैक्टर जो कि बोथ द फिजिकल एंड सोशल, जो हमारे ऐसे इन्वायरमेंट फैक्टर के हमारे घर के आसपास खुल जाते हैं तो हम एक बार शॉपिंग वहीं से लेते हैं। और फिजिकल फैक्टर मतलब कई बार हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हम वहीं पे आके सामान ले लेते हैं। जैसे शॉपिंग पे गए हो, मतलब वॉकिंग पे गए हो, अब देखा वहाँ पे दुकान है तो आप अपनी दुकान पे लेते हो। फिर आता है फिर हमारा आता है इसमें सोशल क्लास। सोशल क्लास में से सोशल क्लास इज रेफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इनटू द हायरार्की एंड डिस्टिंक्ट स्टेटस ऑफ लाइफ। बेसिकली उसमें जो बेसिकली जिस सोसाइटी में आते हैं और किस मतलब जिस सोसाइटी में आते हैं उसमें अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम सोशल क्लास को जो ट्रेंड फॉलो करते हैं वो हमारे सोशल क्लास के अंदर आ जाता है। सॉरी मेरे पेज हिल गए थे नोट्स वाले, इसलिए वो पेज हिल गया हुआ मेरे फ़ोन का। ज़्यादा लाइफ स्टाइल Lifestyle is the refers to the individual way style in living determine the his or her activity in touching the opinion. Life is a containing high collecting consumer basically lifestyle करते हैं। तो हम बेसिकली अपने सामान को प्रोड्यूस करते हैं ना, बेसिकली प्रोड्यूस मतलब क्या, जो हम लेते हैं एज ए रिटेलर से हम लेते हैं, कंज्यूमर सामान ले रहा है रिटेलर से खुद के लिए, तो खाएगा पिएगा, तो मतलब लाइफ स्टाइल को बेसिकली मेंटेन करने के लिए हम अपने क्या किसी भी कंज्यूमर से सामान बिसाइड दी दे हैव अ सेपरेट व्हेन दे कंपेयर टू द फैमिलीज एंड सिंगल इनकम। बेसिकली ये अलग होता है, जब फैमिली के साथ होते हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल अलग होती है। अगर हम सिंगल जी रहे होते हैं, होता है ना सिंगल लाइफ नहीं होती, जो कई बार हमारे घर में अकेले जाते हैं, हाँ, तो हमारी जो हम स्पेंडिंग पावर होती है, हम तो उस समय हमारी स्पेंडिंग पावर अलग होती है, उस समय हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वो बेसिकली कुछ ज़्यादा ही अलग होती है। फिर आता है स्टेजेस कंज्यूमर इन डिसीजन प्रोसेस। तो बेसिकली इसमें काफ़ी कुछ लिखा है इसमें 2.5 में, इसको मैं कुछ शॉर्ट में डालता हूँ। इसको मैंने आपको अंडरलाइन करना है ना कि कहाँ तक पढ़ूँ मैं इसको, अगर पढ़ने का मन है आपका तो मैंने इसमें अंडरलाइन तो कर दिया, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से लेके स्टेजेस तक पूरा पैरा मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसको, क्योंकि मेन है पैरा है। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि जो भी जब से हमारा न्यू ट्रेंड आया रिटेलिंग सेक्टर में, ऐसे न्यू ट्रेंड क्या, जैसे हमारा ई टेलिंग आ गई, इंटरनेट मार्केटिंग आ गई, तो जैसे कंज्यूमर होता है ना कि चाहे वो सामान कुछ भी ले, फ़ोन ही क्यों ना ले, पर्स क्यों ना ले, और वो सामान ऑनलाइन मिल रहा ना हो तो भी, लेकिन वो सामान को एक बार ऑनलाइन चेक करता है, वो ऑनलाइन चेक करता है, लोगों के रिव्यू पढ़ता है, फिर लोगों का प्राइस देखता है। वो पहले मतलब जैसे कि किसी को चाहिए पर्स, किसी कंपनी का परचेज हो, जैसे चाहिए वुडलैंड का पर्स चाहिए किसी को, तो वो वुडलैंड का पर्स ऑनलाइन नहीं मिल रहा, लेकिन तो भी वो पर्स वुडलैंड का ऑनलाइन चेक करेगा, प्राइस चेक करेगा, इतने का प्राइस यहाँ मिल रहा है और इतने सैलर यहाँ पे जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सैलर इतने प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर वो देखेगा कि लोगों ने रिव्यू क्या दिए हैं। तो बेसिकली जब से ई मार्केटिंग आया तो डिसीजन प्रोसेस ऑफ मेकिंग मतलब मेकिंग में कंज्यूमर के बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। मतलब कुछ भी सामान लेने से पहले वो पूरा मैं आपको वेल शो करना चाहता कि मैं 10,000 रुपये का वुडलैंड का पर्स लूँगा तो 10,000 रुपये के बाद 10 बार देखूँगा, 10 बार सोचूंगा, हाँ, सब कुछ चेक करके। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ, तो सबसे पहले इसमें आता है द कंज्यूमर शेप द ऑनलाइन डिटेलिंग।
The web has also agreed that turn into gated to the information with research and interest in becoming the primary needs by which people get information and concept बेसिकली ये वही है कि जब से इंटरनेट ऑनलाइन रिटेलिंग आई ना अभी कंज्यूमर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गया इंटरनेट पे मतलब अब वो नहीं कि वो सीधा नहीं कि ऐसे आएगा मार्केट सामान ले लेगा वो पहले अपने ऊपर चेक करेगा कि मुझे ये सब सामान चाहिए फिर वो जाएगा दुकान पे सामान लेने फिर उसके बाद आता है नोइंग द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये सबसे मेन स्टेप होता है कि हमें ना देखो द मोस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स आर कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस इन द फाइन वर्ड्स क्रिटिकल यूटिलिटी प्रोग्राम डू अगेन डिजाइन द कॉमर्स साइट सच एज being able to final product decision checkouts to majority dropouts happen because in negative बेसिकली जो हमारे आते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आजकल मतलब ऑनलाइन के थ्रू मतलब अगर आप ऑनलाइन मतलब प्रोसेस करते हो सेलिंग करते हो तो आपको जो वेबसाइट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए बेसिकली अट्रैक्टिव मतलब क्या होता है जो मतलब देखते लोगों का अटैच करो कि कंज्यूमर की जैसे मतलब को सामान चाहिए ना तो सामान वो ले ही ले कि मतलब ऑनलाइन सामान जैसे फ्लिपकार्ट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस हाँ कि फ्लिपकार्ट पर मुझे देखते सामान काफ़ी अच्छा डिस्प्ले हो रखा होता है तो फिर आता है इसमें कंज्यूमर कुड नॉट डिफाइन दी परचेजिंग ओपिनियन फॉर दी प्रोडक्ट लिस्ट अगर ऐसा कंज्यूमर ऐसे आ गया उस शॉप पे तो मतलब उसे पता नहीं क्या चाहिए तो कई बार अगर आप उसको ठीक से डील नहीं कर पाते ना तो वो नहीं कर पाता अनडिफाइन नहीं कर सकते वो क्या प्रोडक्ट लिस्ट क्या चाहिए कंज्यूमर कुड नॉट डिसाइड दी प्रोडक्ट्स विच वुड बी सेटिस्फाई देयर नीड वो ये नहीं कर पाता कि उसे कौन सा प्रोडक्ट सेटिस्फाई करेगा उस नीड को द प्रोडक्ट्स विच प्रिकॉशन एंड डिस्क्रिप्शन विच रॉन्ग एसओटी विच मेड दी कंज्यूमर रिटेन दी परचेज अगर उससे आपने गलत समझा दिया फिर उसे गलत बता दें कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उसको वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन हो वैसे वैसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रहा तो कई बार वो सामान वापस करवा दे लौटा देता है तो ये 3 स्टेप्स मतलब 3 पॉइंट्स काफ़ी मेन है अगर आप ये फॉलो नहीं करते मतलब आपको ठीक से कंज्यूमर रीड नहीं कर पाते तो आपको ये 3 प्रॉब्लम काफ़ी मेन होती है फिर इसके बाद आता है हमारा इंफॉर्मेशन सर्च ऑनलाइन तो बेसिकली यही है कि इसमें ये लिखा है इसको मैंने यहाँ तक पेजेस तक किया हुआ है लाइनिंग अंडरलाइन चौकों पेजेस वाला लिखा ना पेजेस सेकंड लाइन के बाद लिखा है पेज लिखा देता हूँ यहाँ तक मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है आप भी अंडरलाइन कर लेना द बेसिक प्रिकॉशन ऑफ द कंज्यूमर टू मेक देयर वे टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सच स्टेजेस आर दैट दे आर एबल टू फाइंड प्रोडक्ट्स एंड दे कैन ईजिली एंड डिफाइन परचेज ओपिनियन फ्रॉम द प्रोडक्ट लिस्ट पेज बेसिकली अपना जो ना इंफॉर्मेशन सर्च ऑनलाइन बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट लाइन होती है ऑनलाइन उससे ऐसे मेंटेन करना उससे ईजी हमें प्रेजेंट करना कि जो भी कंज्यूमर सामान लेना है उसे ईजिली सामान मिल जाए और ईजिली क्या वो परचेज कर ले फिर आ रहा है एवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव की जो अल्टरनेटिव जैसे उसको फ़ोन चाहिए एम का फ़ोन चाहिए तो पहले देखेगा कि कौन कौन सी कंपनी उस रेंज में प्रोवाइड कर रहा है फ़ोन वो एम का फ़ोन देखेगा वो वीवो देखेगा वो ओप्पो देखेगा वो रियलमी के देखेगा वो सैमसंग का देखेगा वो नोकिया का सब वो लेनोवो के फ़ोन देखेगा वो सबके फ़ोन देख लेगा तो वो अल्टरनेटिव एलिवेट करेगा फिर वो किसी परचेजिंग डिसीजन पर जाएगा फिर परचेज डिसीजन होता है कि जब वो सामान को परचेज करता है बेसिकली कि मतलब हाँ ठीक है आई एम रेडी टू परचेज दिस अब वो उसमें जो जो होता है डिसाइडर इंस्ट्रूमेंट शुड बी प्रोवाइडिंग द एस्टेब्लिश एंड पॉसिबली वे टू गेट द कंज्यूमर टू कैरी देयर ऑर्डर थ्रू बेसिकली इसमें हम ट्राई करते हैं कि अपना जो कस्टमर है ना सामान जो उसने ऑर्डर किया उन्हें घर ले जाए कहते हैं परचेज एवल्यूशन दिस आउटकम टू द पोस्ट परचेजिंग एवल्यूशन स्टेज इन लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन स्पेंडिंग कवर ऑल दी फीलिंग ऑफ बाइंग बेसिकली इसमें क्या होता है जो कि होता है जो परचेज एवल्यूशन बेसिकली जो उसने हमने पैसे सर्विस को प्रोवाइड कर रखी है वो दुकान में हमारे आ रखा है उससे पैसे हमने सामान ले रखा है जिस प्रति में उसने सामान लिया था ना उस समय तो उस समय उसको मतलब सामान को यूज़ कर कैसे लगा अच्छा लगा गंदा लगा अगर गंदा लगा तो और दुकान पे नहीं आएगा अच्छा लगा तो उसी परचेज पे वो हमारे उसी बेसिस पे वो हमारे शॉपिंग करने आया वापस और से गंदा लगा होता तो मुझसे ज़्यादा सामान मैं सामान लेता ही नहीं अच्छा सामान लेता है उसे हमारे सर्विस अच्छी लगी है इसलिए हमारे सामान लेने आया इसलिए हमारे सामान ले रहा है डिसीजन फॉर कस्टमर डिसीजन मेल्टिंग डायमेंड फॉर कस्टमर डिसीजन मेल्टिंग तो इसमें आता है फिर अपने पहले आता है इसमें हम क्या देखते हैं इसमें पहले हम देखते हैं रोल ऑफ सर्विस इन रिटेलिंग थ्रू द शॉपिंग था through shopping over the phones or through the internet have increased rapidly in the past few years. Service like ticketing, birthday gifts, etc. majority और इंडियन कंज्यूमर still prefer to visit shops. बेसिकली क्या होता है ये रोल ऑफ सर्विस इन रिटेल क्या जैसे क्या कि अब से ई मार्केटिंग आई लेकिन लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मतलब क्या टिकट मिकट ऑनलाइन बर्थडे गिफ्ट भी ऑनलाइन परचेज कर लेकिन जो इंडिया में अभी भी कई लोग ऐसे हैं कि जो जो जिनके मतलब क्या जिनको गिफ्ट करना हो किसी को या फिर कुछ सामान करना हो तो वो ज़्यादा स्टोर को प्रेफर करते हैं रूटीन बाय दिस इज रेफर टू दोज ट्रांजेक्शन वेयर द बायर
reorder it from a regular store without the modification and on a retail basis। बेसिकली एक रूटीन बाय होता है कि हम बार बार उसी दुकान से सामान लेते हैं बिना अपना ऑर्डर चेंज किए हुए। फिर होता है modified rebuy। modified rebuy this refers to the those transactions where buyers want to modify a product specification price items on supply तो इट्स यूजली involves more than time on information। बेसिकली ये होता है क्या, हम दुकान तो सेम ही रखते हैं लेकिन अपना जो हमारी परचेजिंग पॉलिसी है, जो अपना वो हमारा जो वांट होता है वो उसमें प्राइस और थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन इंक्रीज कर देते हैं कि बोलते हैं ठीक है मुझे चाहिए लेकिन थोड़ा महंगा चाहिए और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ चाहिए। फिर आता है न्यू प्रोडक्ट परचेज। दिस रेफर्स टू दोज फिर आता है दिस रेफर टू दोज ट्रांजेक्शन वेयर बायर्स वांट टू बी मॉडिफाइड प्रोडक्ट सॉरी मैं ऊपर बोलते फिर दिस रेफर टू दोज ट्रांजेक्शन वेयर आ कंज्यूमर परचेज अ प्रोडक्ट और कंसिडर विजिटिंग रिटेल स्टोर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर फॉर रिक्वायर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन टू एवरी। बेसिकली इसमें जो हमारा वायर होता है वो पहली बार दुकान पर जा रखा होता है, तो बेसिकली रिटेल स्टोर पहली बात उसको किसी कोई भी डिसीजन बनाना होता है तो उससे पहले वो चाहता है कि उस लोग जो भी वहाँ पे सेल्स मैन है उसको आगे ठीक से समझाए और उसको एक्सप्लेन करें कि उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं कि वो आगे जाके इस प्रोडक्ट को यूज़ करे और फिर आगे आपके दुकान का वो मतलब क्या रॉयल कस्टमर बन जाए। फिर आता है इनहेंसिव डिसीजन प्रोसेस में आता हूँ। इनहेंसिव डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी बेसिकली ये होता है जब हम कोई सामान बहुत दिनों में एक बार लेते हैं, जैसे घर कार, तो उसमें हम ज़्यादा मीटिंग करते हैं। इसमें जो मीटिंग होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, हम 10 दिन सोचते हैं कि हम ये लेंगे, ये कार लेंगे या फिर ये कार लेंगे या फिर ये घर लेंगे, ये कर लेंगे, तो ये मीटिंग बहुत ज़्यादा तक करते हैं। फिर आता है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग जो डिस हैपन्स टू द व्हेन इंडिविजुअल पर्सन ऑफ प्रोडक्ट इन कंसीडरिंग रिक्वायर्ड फॉर लुक डिफरेंट ब्रांड और रिटेलर ऑफ प्रोडक्ट इन द बिकॉज फॉर द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नो। बेसिकली इसमें ज़्यादा क्या होता है, सिंगल पर्सन ज़्यादा सामान ले लेता है किसी से, रिक्वायर टू अपने वो डिफरेंट ब्रांड से जाकर सामान देख लेता है, जैसे किसको रिक्वायर होते है सामान वो जाकर सामान ले लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा रिटेलर नहीं होता है, तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता उसके बाद सामान परफॉर्मेंस परचेज करने के लिए, तो जाके मतलब जो फिक्स ही ब्रांड ज़्यादा ब्रांड नहीं होते ना। देखो जैसे एग्जांपल लिखा है क्लॉथ यूटिलाइज क्रॉकरी इंडस्ट्री वेयर द कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट क्लास एंड नॉट ऑफ द ब्रांड। बेसिकली क्लास के होते हैं जो मतलब क्लॉथ के बात हैं, जो यूटेंसिल होता है इसमें बेसिकली लोगों को तो पता होता है किसके बारे में कि वो प्रोडक्ट कैसे है, लेकिन लोग ज़्यादा वेट होते हैं ब्रांड के बारे में। फिर आता है रूटीन रिस्पॉन्स प्रोग्राम बिहेवियर। जो होता है बेसिकली रूटीन रिस्पॉन्स प्रोग्राम बिहेवियर, दिस इज द ऑब्जेक्ट इन द केस इन लॉ इन्वॉल्वमेंट फ्रीक्वेंसी परचेज एंड जनरली लो कॉस्ट प्रोडक्ट दे आर डिगर सर्च एंड डिसीजन एफर्ट्स एंड दी परचेज ऑटोमेटिकली। बेसिकली जो कम दाम के सामान होता है इसलिए ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते, जाकर दुकान से लोग सामान लेते हैं। जैसे एग्जांपल बाइंग ग्रोसरी आइटम फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिटेलर कि जो आपके घर के आसपास से वहाँ जाकर ग्रोसरी आइटम परचेज करें ना, तो उसमें आप जाकर समझ सकते हो कि ये मोल भाव करते हो या फिर ज़्यादा से ये देखते हो वो देखते हो। फर्दर इम्पल्स बिहेवियर दिस लेवल टू द डिटेल दोज परचेज दे नॉट इन्वॉल्व इन कंज्यूमर प्लानिंग एग्जांपल शॉपिंग फिर इसमें हम जाके कुछ ज़्यादा मतलब क्या होता है इम्पल्स होते हैं जिनमें जाके कुछ डिसीजन बिहेविंग, जैसे हमें गर्मी लग रही है हम सॉफ्ट ड्रिंक दुकान पे गए हमने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, तो वो इम्पल्स बिहेवियर का एग्जाम्पल हुआ। कंज्यूमर डिसीजन रोल, हाँ तो कंज्यूमर डिसीजन रोल होता है क्या, a consumer decision roles are you need to understanding basically guidelines for the any retailer helps you turn service products and classified into two category mainly बेसिकली कंज्यूमर डिसीजन रोल था कि कंज्यूमर किस आइटम को परचेज करेगा फिर किस रिटेलर से परचेज करता है उसकी स्टडी करना। तो कैसे, तो इसमें दो तरीके दे रखे हैं। पहला कंपटीटिव डिसीजन रूल, इसमें बेसिकली कंपटीटिव डिसीजन रूल में हम ना मार्क्स करते हैं कि ये दुकान ऐसे है, इसका ये सामान ऐसा है, इसका ये सामान ऐसा है, इस केस में उसको मार्क करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैकडोनल्ड हल्दीराम बीकानेर का रखा था, उसमें क्वेश्चन उसके ऐसे 5 मार्क्स हैं, इसके 8 मार्क्स दे रखे, इसने 8 मार्क्स दिए, सब इसकी 8 मार्क्स दिए, 6 मार्क्स दिए, 7 मार्क्स, प्राइस का 7 मार्क्स, 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, फिर डिस्टेंस इसका 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, एटमॉस्फेयर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स। तो जो टोटल मार्केटिंग आई ना 50 में से जो जिनको जितने मार्क्स मिलते हैं, तो जिसकी ज़्यादा है ज़्यादा मार्क्स मिलता है वो हम उसको जाकर परचेज करते हैं। नॉन कंप्लीट डिसीजन रूल बेसिकली हम ना किसी इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी को मतलब मार्क्स नहीं देते। बेसिकली ये क्या होता है, दिस रूल डज नॉट अलाउ द कंज्यूमर टू बैलेंस प्रोवाइडिंग श्योर वन डिसीजन जब नेगेटिव और बेसिकली हम किसमें इसमें नेगेटिव की मतलब मार्किंग नहीं देखे, नेगेटिव शो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं मतलब नेगेटिव वे देख के नहीं करते शॉपिंग, जो हमारे मतलब कन्वीनियंस होता है स्टोर में जाकर उस स्टोर में जाके कर लेते हैं। फिर आता है
इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशन बिहेवियर्स ऑन शॉपिंग बिहेवियर। तो उसमें सबसे पहले है फिजिकल सेटिंग, कि वो दुकान की सेटिंग कहाँ पे, मतलब कितना दूर, मतलब फिजिकल सेटिंग जैसे ग्राफिकल लोकेशन आउटलेट और प्रेजेंटेशन, मतलब कितना दूर घर से खुला हुआ है वो, उस जाने में कितना टाइम लगता है, वहाँ पे आगे शॉपिंग करने में कितना लगा, वहाँ पे फिर बिलिंग में टाइम लगता है। फिर सोशल सेटिंग, दिस सोशल सेटिंग डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ द टुगेदर विद द सोशल रोल्स और रोल एक्टिविटीज अपॉर्चुनिटी इंटरेक्शन द शॉपर्स एंड इंफॉर्मेशन अदर रेफर द शॉपर्स एंड दोस हु शॉप्स अलोन। बेसिकली शॉप सेटिंग मतलब जो मैं सोशल सेटिंग डिस्क्राइब करता है बेसिकली क्या प्रेजेंस ऑफ एविडेंस टुगेदर विद दी, हमारे बेसिकली सोशल के साथ जो हम शॉपिंग करते हैं, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारे अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, बेसिकली हम इंटरेक्ट करते हैं कि हमारा जो शॉप पर हमारा क्या, तो हमारा बिहेवियर वो कैसा है, सब कुछ देख के हम जो करते हैं। फिर वो सारा टेम्पलर एस्पेक्ट दिस रेफर टू द कंस्टेंट्स सच एज द टाइम अवेलेबल फॉर द शॉपिंग एंड द फैक्टर्स सच आर सीजनल वैल्यूबल इन द पर्टिकुलर वेजिबल इन द कॉन्टेक्ट ऑफ बोथ फैशन एंड सच एज। बेसिकली टेम्पलर वो चैप्टर जिसमें हम ना बेसिकली टेम्पलर जो हमारा एस्पेक्ट्स है इसमें देखिए हम टाइम देख के शॉपिंग करते थे। टाइम देख के शॉपिंग मतलब इन सेंस कि हम जगह दूध तो नॉर्मली सुबह ही ले लेते हैं, और जो हमारा रेस्ट टाइम बचता है, जैसे हमें कपड़े चाहिए तो हम जाके बाकी रेस्ट टाइम में सामान लेते हैं। तो टेम्पलर चैप्टर होता है। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, कंज्यूमर इमेज ऑफ अ रिटेल स्टोर। तो कंज्यूमर इमेज ऑफ अ रिटेल स्टोर इज कम्युनिकेशन ऑफ हिज एट्रीब्यूट टूवर्ड द विजन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोर। बेसिकली एक ये होता है ना कंज्यूमर इमेज की, जो कंज्यूमर जब मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, काफ़ी सही समझ आएगा इसमें। फिर जो एक रिटेल कंज्यूमर है, सामान लेने आ रहा है, उसकी आई में हमारी जो दुकान खुली है, लंबी लंबी दुकान तो बना ली, हमारे मॉल है, ये मॉल है हमारे, इसके नज़र में वो कैसा है, क्या दुकान से मतलब में इसके एक्सपेक्ट में वो स्टोर कैसा है। हाँ, कंज्यूमर टाइमिंग इज एग्जामिनेशन एक्टिवेट्स टुवर्ड द विजन एस्पेक्ट ऑफ दिस, उसके जो एक्सपेक्ट हैं दुकान के वो कैसे हैं। हाँ, तो इसको बेसिकली हमने क्या 6 तरीके में समझने की कोशिश की है। तो 6 तरीके 6 पॉइंट होंगे। सबसे आता है लोकेशन। हाँ, लोकेशन कन्वीनियंस विद द कवर दी डेप्थ। सबसे पहले आता है एक्सेस रोड की, वो हमारे घर के पास है, ट्रैफिक बैरियर से ट्रैफिक चार्ज नहीं होता, फिर ट्रैवल टाइम अब कितना लगता है, फिर पार्किंग अवेलेबिलिटी दुकान में है या नहीं है। तो फिर फर्स्ट पॉइंट हम इतना डील करते हैं, लोकेशन में ये सब है, ये सब आता है हमारे लोकेशन के अंदर। फिर हमारा दूसरा फिर मर्चेंडाइज सिक्योरिटी, बेसिक नंबर ऑफ ब्रांड वहाँ पे स्टॉक कितने हैं, फिर क्वालिटी ऑफ लाइन मर्चेंडाइज कितने हैं, फिर ब्रेथ एंड एस्टोमेर के, फिर डेप्थ एंड एस्टोमेर, फिर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपार्टमेंटल स्टोर, ये कितने हैं, ये सेकंड में आ जाएगा ये। फिर हमारा थर्ड है प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट काफ़ी मेन ब्लो पे करता है कि प्राइस ऑफ आइटम को क्या प्रोवाइड करना है, प्राइस ऑफ सेम आइटम इन अदर स्टोर क्या है, कैसे मैं 10 रुपये का दे रहा हूँ वो 12 रुपये का दे रहा है, तो उनके पास आएगा शॉपिंग करने बेसिकली। हाँ, फिर आता है ट्रेंडिंग स्टैम्प ऑन कूपन डिस्काउंट की, कूपन स्टैम्प ऐसे बेसिक प्रोवाइड करते नहीं करते। फिर हमारा चौथा पॉइंट आता है हमारा ये सेल्स फोर्स एंड सर्विस। बेसिकली इसमें आता है क्या, क्वालिटी आता है, सेल्स फोर्स आती है, फिर आता है डिलीवरेबिलिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मैसेजिंग एट्रीब्यूट, फिर आता है बिलिंग प्रोजेक्ट, फिर एडिक्वेसी ऑफ द क्रेडिट असाइनमेंट, फिर डिलीवरी प्रमोट एंड केयर, फिर आता है ईटिंग फैसिलिटी इन स्टोर। ये हमारे 4 पॉइंट। फिर हमारा 5th पॉइंट आता है कॉन्जेंटिटी आता है। 5th पॉइंट हमारा इसमें आता है क्या, डेवलपमेंट, स्टोर लेआउट, स्टोर डिकॉर, फिर मर्चेंडाइज डिस्प्ले, क्लास ऑफ कस्टमर डिफरेंस, फिर एक्स्ट्रा स्टोर ट्रैफिक एंड कन्वर्टिंग। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट पॉइंट आता है हमारा, लास्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, पोस्ट ट्रांजेक्शन सेटिस्फैक्शन। मेन टॉपिक किसके बाद, प्राइस पॉइंट के बाद, ये वाला पोस्ट बेसिकली सेटिस्फैक्शन ऑफ विद गुड, उसे कैसे सेटिस्फैक्शन मिला उस गुड को यूज़ करके, सेटिस्फैक्ट इन रिटर्न जिसमें कि जो उसे सामान जिसमें पसंद नहीं आया तो उसने वापस करवाया तो कैसा सेटिस्फैक्शन मिला वापस सामान में, आप उसे अच्छी प्रोवाइड किया नहीं किया, सेटिस्फैक्शन विद द प्राइस पेड, जिसने जो प्राइस का पे किया उतना उसको प्राइस का वेल का सेटिस्फैक्शन मिला नहीं मिला। फिर सेटिस्फैक्शन विद द एसेबिलिटी ऑफ स्टोर की, उसकी जो एसेबिलिटी है दुकान के पास स्टोर जाने की वो ठीक उसको उसे क्या सेटिस्फैक्शन मिला नहीं मिला। तो बेसिकली इसमें इतना था। फिर आता हमारा लेट्स अप सम अप, चैप्टर मतलब खत्म हो गया। तो मतलब आज की वीडियो के लिए इतना ही था, हमारी वीडियो आज के लिए आपके लिए हमारी वीडियो में इतना ही था। तो अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी तो थोड़ी सी पसंद आई होगी, यहाँ तो ज़्यादा पसंद नहीं आई होगी आपको वीडियो, तो क्या कहता मैं, हाँ तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना इसको, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, शेयर भी कर दो, कमेंट भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। सो हाँ, सबसे मेन बात, जो भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत आए, BR01 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर एज अ वीडियो बना के दूँ तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे कमेंट का आंसर पर्सनली मतलब वीडियो बना के दो, आप तो मुझसे आप पर्सनली आके पूछ सकते हो क्वेश्चन, क्वेरी study point@gmail.com,
जो हमारा जीमेल है, आप इस पर हमारे प्रश्न हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द, हम तो इस पर ज़्यादा तौर पे एक्टिव रहते ही हैं, हम आपको जल्द से जल्द आपको आपके क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।